गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 आपका जो एल्कीन है इसी के बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि आपको हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में ये बता दिया था कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चार पार्ट में ये हाइड्रोकार्बन है। जहां पर हमने पार्ट 1 का डिस्कशन इसके पहले की क्लास में कर लिया है, यानी कि पार्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है जिसमें हम एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम एल्कीन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझा पाएंगे और आप अच्छा समझ पाएंगे। उससे पहले कि अगर आप सचमुच में समझना चाह ही रहे हैं तो कॉपी पेन और एनसीईआरटी बुक दोनों तीनों सब चीज लेकर के बैठिए, ध्यान से सुनिए। सुनने के साथ साथ आप सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा, तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, आप भी सहयोग करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। एल्कीन टॉपिक है हमारा। देखिए, एल्कीन पढ़ने से पहले सबसे पहली बात हमें यह जानना होगा, इंट्रोडक्शन सबसे पहला पार्ट आता है। यानी कि सब आपको याद होगा तो हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। उसके अंतर्गत एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने क्लासिफाई किया था। कहे हाँ, बात तो सही है, लेकिन इसमें हम एल्कीन के बारे में क्या पढ़ते हैं? सिंपल है, जैसा आपने जीओसी में देखा था वही बात है। एल्कीन के बारे में जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज एल्कीन। यानी कि जब हम डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड का जिक्र करते हैं तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होगा तो एल्केन कहलाएगा, डबल बॉन्ड कंटेनिंग होगा तो एल्कीन कहलाएगा। आपको मालूम है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, यानी कि जितने कार्बन है उसके दो गुने हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं। n की वैल्यू 1 रखने पर मेथीन नहीं बनता है, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना जरूरी है, यानी कि सबसे छोटी एल्कीन एथीन बनती है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अच्छा, फिर उसी के जस्ट बाद एक छोटा सा टॉपिक आता था, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन। यानी एल्कीन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट होता है सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा पार्ट होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये भी बात आपको जीओसी में पढ़ाई जा चुकी है, यानी कि आईयूपीएससी के पार्ट 1, पार्ट 2 लेक्चर में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे ही द्वारा आपको कराया जा चुका है। तो हम ये जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि एल्कीन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। बेटा, एक सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। अगर हम आपको समझा पाए तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की मीनिंग क्या है। सिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, अनसिमेट्रिकल में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट पाए जाते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो सबसे छोटी सिमेट्रिकल एल्कीन एथीन है और सबसे छोटी अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन होती है। और अगर सेकंड मेंबर सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो ब्यूटुइन है, और सेकंड मेंबर अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं तो ब्यूट1इन होती है। यह हमारा एल्कीन का इंट्रोडक्शन हो गया। यानी कि अभी तक जो हमारी आपकी बातचीत चल रही थी वह केवल इस पर चल रही थी, एल्कीन के इंट्रो पार्ट पर। यानी कि हम एल्कीन को कैसे जान पाएंगे ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमें ये चलना है अगले पार्ट में, जहां पर हम उन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो आज हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो जरा देखिए बोर्ड की तरफ। एल्कीन के इस पार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है वो हम आपको बताते हैं। आप कोशिश करिए बढ़िया समझने की, आएगा ही यार। देखो, ये पहला पार्ट जो इसके अंतर्गत आ रहा है वह है इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट आपका वही पुराना आईयूपीएससी। ठीक है, आईयूपीएससी के बारे में आपने सुना ही है। थर्ड पार्ट में अगर हम चलते हैं तो थर्ड पार्ट में आता है आइसोमेरिज्म, यानी कि आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल हो पाएंगे। फोर्थ पार्ट में प्रिपरेशन आएगी, यानी कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ के बाद बेटा फिफ्थ पार्ट जो हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र हम फिफ्थ पार्ट में करेंगे। और जो सिक्स्थ पार्ट होगा वह होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र फिफ्थ पार्ट में किया जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में। और इसके बाद सेवंथ पार्ट में हम
कन्वर्जन की बात करेंगे, यानी कि उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि इसको इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करते, जैसा कि एल्केन के लेक्चर में आपने देखा होगा। हम उम्मीद ये भी करते हैं कि शायद आप एल्केन का वो लेक्चर देख चुके होंगे। तो चलिए हम अभी जो बातचीत हमें करनी है उस पर विचार करते हैं। फालतू की कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, समय बर्बाद अपना नहीं करेंगे। पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन पर जो भी बात करनी थी वो हमने कर दी है। सेकंड पॉइंट में हम आईयूपीएससी पे अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आईयूपीएससी में हमने पीछे भी देखा है कि एल्कीन का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ हम एल्कीन के नॉमेनक्लेचर पर बात करेंगे। आइसोमर, इसके अंतर्गत कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल हैं, जैसे हमने आइसोमेरिज्म का वन शॉट लेक्चर अपलोड कर दिया था, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से आइसोमर इसमें पॉसिबल हैं। नहीं पता है तो आज पढ़ा दिया जाएगा। प्रिपरेशन में हम एल्कीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, जैसे आपने पीछे इसके पहले लेक्चर में एल्केन की प्रिपरेशन देखी थी कि हम एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेम टू सेम बेटा हम एल्कीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही रंग रूप वेशभूषा है ना, यानी कि हम ऊपर से देखने पर किसी को कैसे जज कर पाते हैं, यह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती हैं। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र, यानी कि हम उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी यानी चरित्र के बारे में बातचीत करेंगे। आखिर यह रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, नाम प्रोडक्ट का क्या कहा जाता है, कैसे रिएक्ट कर पाता है, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। और लास्ट में अपना कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि किसी को किसी में कन्वर्ट कैसे किया जाए, यानी कि इन सभी विषयों पर हमें बातचीत करनी है। हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के साथ साथ आज हम एल्कीन को समाप्त करने का काम भी कर देंगे। टॉपिक आ गया हमारा नॉमेनक्लेचर। सबसे अहम और बेहद ही अच्छा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, यानी कि आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के इस संदर्भ में बातचीत की होगी कि हम एल्कीन को कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपको मालूम होगा, एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम कहते हैं CH3, ये ऐसे आपको दे दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा, हम कहते हैं हम इसे लॉन्ग चेन में लिखेंगे। आपको याद होगा एल्केन में हमने आपको ये पढ़ाया था कि हम कुछ स्ट्रक्चर देकर नाम लिखवाए थे और फिर नाम देकर स्ट्रक्चर बनवाए थे। दोनों काम हम साथ में करके आईयूपीएससी को निपटवाए थे, वही काम यहाँ भी हम आपसे कराएंगे और इस प्रकार से आईयूपीएससी एल्कीन के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे। देखिए प्रोपीन का ये स्ट्रक्चर आपके सामने। दूसरे नंबर पे हमने ये भी देखा है कि अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा देते हैं तो हम इसको क्या पढ़ पाते हैं। सपोज करिए ऐसा बॉन्ड अगर बनाएंगे तो हमने क्या आईपीएससी में पढ़ा था, हम कहते हैं 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट हो गया बेटा, 2 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, 2 नंबर पे ईन है तो ब्यूट टू ईन हो गया। 2 तरह की इस बात के बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आपसे के साथ डिस्कशन करने चल रहे हैं। अगर इसी में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए C2H5 ऐसे हो जाए, डबल बॉन्ड C2H5 ऐसे हो जाए, ये CH3 हो जाए, कुछ नहीं करना है बच्चे, ये आपकी लॉन्ग चेन बन जाएगी। अब आप C2H5 को तोड़ लेंगे, CH2 CH3 में जोड़ देंगे, इसको भी CH2 CH3 में तोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 लगाएंगे और इस प्रकार से 3,4 डाई मिथाइल पेंट 3 इसका नाम बता जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने घर में बनाएंगे। इस प्रकार से अगले सवाल के साथ हम आपके सामने आते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। सपोज करिए कभी कभी सवाल ऐसा आता है जो फंसा के चला जाता है, हमको निपटाता है, हम बहुत बुरी हालत में आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने आया, आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस तरीके से चेन बनाएंगे, जहां पर एल्किल ग्रुप है वहां पर एल्किल लगाएंगे और इसका नाम लिख जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अवश्य बनाएंगे। 4th के बाद बेटा हम 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर पे एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसको देख करके आपको शायद अच्छा लगेगा। हम कहते हैं कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो कैसे नाम लिखेंगे। कुछ नहीं है इसके नाम में,
इसका नाम इस प्रकार से चेन में आएगा और ऐसे लिख दिया जाएगा। आप इसको 1 कहेंगे काउंटिंग में, 2 3 4 5 6 हो जाएगा और 2,3 डाई मिथाइल हेक्स 2ईन इसका नाम बताया जाएगा। अभी तक हम देख पा रहे थे कि अभी तक जो कुछ बोर्ड पर लिखा है इसमें हम ये समझ पा रहे थे कि अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया जाए और उसका नाम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। हम यानी कि अभी तक हमें स्ट्रक्चर दिया गया था, हम उसका नाम लिख रहे थे। अब बेटा हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि हम नाम दे देंगे। आप जरा स्ट्रक्चर बना कर देखिए, क्या आप बना पाएंगे? अगर आप इसे बना पाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि लगेगा हमें भी कि कुछ हमने आपको पढ़ाया है। देखिए, हमने कहा कि अगर ब्यूट 1ईन का स्ट्रक्चर आपको बनाने को दे दिया जाए, कैसे आप करेंगे? 1 2 3 4, सबसे पहले 4 कार्बन आप बना लेंगे। ब्यूट हो गया, लेकिन कहते हैं कि 1 पर ईन है, आप एक जगह पर पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी जगह पर क्या करेंगे? सिंगल लगा देंगे। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर 2 बॉन्ड हो चुका है तो H2 लगा दो, 2 1 3 हो गया तो H लगा दो, 1 2 हो गया है तो 2 और बना दो, यहां पर 1 बनाया है तो और बना दो। इस प्रकार से ब्यूट 1ईन आप बना ले जाएंगे। आइए इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए हमने कहा ये 2,3 डाई मिथाइल, फिर कहा यह गया कि ये ब्यूट 2ईन हो जाए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो ये केवल ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि आपको समझ में तो आ जाए कि हम बनाना क्या चाहते हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, कहे 2 नंबर पे क्या है? ईन है, डबल बॉन्ड हो गया। कहते हैं 2 और 3 पर क्या है? CH3 लगा दिया। कहें और कहें बाकी जगह पर सिंगल हो जाएगा। कहते हैं ये क्या बनेगा? CH3 बन जाएगा। 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा? CH3 बन जाएगा। इस प्रकार से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन का स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दिया गया है। तीसरे के बाद तीसरे नंबर पे हम दोबारा आते हैं। अभी हमने तीसरा बनाया ही नहीं है तो तीसरे दोबारा आने की बात ही नहीं है। हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन बदल करके आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भाई? पूछ ये लिया जाए 3,3 डाई आइसोप्रोपाइल, है ना? 3,3 डाई आइसोप्रोपाइल। फिर हम कहते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे दे देते हैं 3,3 डाई आइसोप्रोपाइल पेंट 1ईन, तो क्या करेंगे आप? क्या इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गया। कहते हैं अच्छा 1 नंबर पे क्या है? ईन है। कहें अच्छा। कहें 3 नंबर पे क्या है? बाकी जगह पहले सिंगल लगा लो। कहें हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है। 1 नंबर पे आपने डबल लगा दिया, बाकी जगह पर सिंगल लगा दिया। पहले एक काम करो, ये लगाने के बाद देखो 3 नंबर पे क्या है? 2 बार आइसोप्रोपाइल लिखा है तो 1 2 3 नंबर ये हो गया। यहां पर 2 बार आइसोप्रोपाइल लिख दिया गया है, ये हो गया 2 बार आइसोप्रोपाइल। हमने कहा कि ये हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है? ये CH3 हो गया। अब हम कहते हैं कि यहां पर CH2 हो गया, यहां पर CH हो गया, यहां 4 हो गया और ये हमारा CH2 हो गया, ये हमारा CH3 हो गया। उम्मीद करता हूं कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा और समझ में भी आएगा। हम कहते हैं अगर ऐसा दे दिया जाए तो बच्चे हम क्या इसका नाम नहीं लिख पाएंगे? क्या बिल्कुल लिखेंगे। ये हो गया, है ना? आपको नाम तो लिखना ही नहीं था, आपको स्ट्रक्चर दिया था, नाम दिया था, स्ट्रक्चर बनाना था, आपने बना दिया। इस प्रकार से किसी भी आप नेमिंग से स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं, तो कुछ टफ नहीं है। पीछे से लिखेंगे पेंट 1ईन है, पहले 5 कार्बन बनाया, 1 नंबर पे ईन है, डबल बॉन्ड लगा दिया। इस तरीके से हम करेंगे। आइए एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हमने ये कहा कि मान लीजिए अगर हम कहते हैं ब्यूट 1,3 डाईईन, कहते हैं ये स्ट्रक्चर अगर बनाने को आ जाए तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 हो गया। 1 पर और 3 पर क्या है? डाईईन है, ये लीजिए। यहां क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। कहते हैं और बाकी बाकी क्या है? ये CH हो गया, ये भी CH हो गया और ये CH2 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1,3 डाईईन। उम्मीद करता हूं कि IPSC नॉमेनक्लेचर में आपको महारत हासिल हो जाएगी। इस नॉमेनक्लेचर के बाद जो हमारा अगला विषय आता है जिस पर हमें विचार करनी है, वह विचार करना क्या है? आइसोमेरिज्म, यानी कि अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म में क्या पॉसिबल है। यानी कि देखो पहले तो आप ये जान लो कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा आइसोमर पॉसिबल है। पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि इसमें चेन भी पॉसिबल है। दूसरा, इसमें पोजीशन भी पॉसिबल है, पोजीशन तो बड़ा जोरदार पॉसिबल है। और इसके अंतर्गत तीसरा आइसोमर है जिसको हम ज्योमेट्रिकल कहते हैं, बड़ा ही जानदार अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर
प्यारा सा है, यह भी इसमें पॉसिबल बताता है अपने आप को, जाना जाता है अपने आप को। ये देखिए, यानी कि CIPIGI है ना, KIPIGI, खियाई नहीं है, CIPIGI। तो CI चेन आइसोमर, PI पोजीशन आइसोमर, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी कि ये 3 आइसोमेरिज्म की कंडीशन यहां पर पॉसिबल है। यानी कि आइसोमर के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चेन पढ़ना है, पोजीशन पढ़ना है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ये 3 आइसोमर हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए पहले क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन हमने कहा क्या, कि हमने ये कह दिया, क्या कहा कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, है ना। ब्यूटीन के पॉसिबल आइसोमर आपको बनाने हैं, तो क्या करोगे, पहला इसमें स्ट्रक्चर ए वाला बना लो। क्या करोगे, हमने कहा कि करेंगे क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 हो गया। कहें हाँ सर ये तो बात सही है, कहें इसका नाम क्या होगा, नाम इसका ब्यूटीन हो जाएगा। कहते हैं इसका बी पार्ट बनाएंगे, तो बी पार्ट में क्या होगा, ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और ये CH3 हो गया। कहें ये क्या है, कहें ये ब्यूटीन है। कहें हाँ ये भी बात सही है। कहते हैं एक और बनेगा, कहते हैं वो क्या, कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये हो जाएगा CH3। कहें अगर ऐसे बन जाए तो, कहें हाँ यार ये भी तो पॉसिबल है, 2 पर मिथाइल है, 3 कार्बन है, प्रोपीन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। अगर बेटा ये 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया तो ओवरऑल इन तीनों को देख करके रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, आप कुछ तो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। हम कहते हैं A एंड B, यानी कि पहला रिजल्ट जो आया कि A एंड B ये आपस में क्या है, कहते हैं ये आपस में PI है। PI मतलब पोजीशन आइसोमर है। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही, इसमें 2 नंबर पे है, इसमें 1 नंबर पे है, इसलिए A और B आपस में क्या है बेटा, PI है, यानी पोजीशन आइसोमर है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम B और C की बात करें तो B एंड C ये आपस में क्या है, ये आपस में CI है, यानी चेन आइसोमर है। आपको पहले भी पढ़ाया हूं कि चेन आइसोमर में चेन बदल जाती है, चेन बदल गई है। किसी ने कहा कि A एंड C आपस में क्या है, कहते हैं ये भी आपस में CI है। A एंड C की अगर बात करें तो A और C भी आपस में CI है, B और C भी आपस में CI है, लेकिन A और B आपस में PI है, यानी पोजीशन आइसोमर है। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। शायद उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप ये जान भी पाए होंगे कि इसके अंदर चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर किस प्रकार से पॉसिबल हैं। तो चलिए, अगर ये आपको बेटर समझ में आया तो आप इसको डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम एल्कीन के अंतर्गत एक और क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, यानी कि क्या यह GI शो करता है, तो GI कैसे शो करेगा उसके बारे में। यानी हम कहते हैं कि GI के अंतर्गत हम सिस एंड ट्रांस फॉर्म पढ़ते हैं ना, सिस एंड ट्रांस फॉर्म का जिक्र GI में किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमने कहा C डबल बॉन्ड C ऐसे दे दिया जाए, ये ऊपर C डबल OH हो जाए, ये हमारा H है, ये क्या हो जाए, ये C डबल OH है, ये हमारा H है। हम कहते हैं ऊपर वाला सेम नीचे वाला सेम, AB AB हो गया, तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, ये सिस फॉर्म कहलाएगा। लेकिन क्या इसका नाम क्या होगा तो कहते हैं सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, क्या नाम हो गया, ये बन गया। कहते हैं कि जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे तो इसको ऐसे घुमाते थे ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला जो केस आप पढ़ते थे, ऐसे घुमाते थे। जब इसको घुमा देंगे तो यहाँ से क्या पाएंगे वो हम आपको बताएंगे, जरा आप सुन पाएंगे। C डबल OH लगाएंगे, यहाँ से C डबल OH हो गया, यहाँ से ये H हो गया। ट्रांस में आप क्या पढ़ते हो कि दोनों अपोजिट साइड में, ये भी अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बेटा ट्रांस। ट्रांस के बाद सब वही रहेगा, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। तो एक आपका सिस फॉर्म था और दूसरा क्या हो गया, ट्रांस फॉर्म हो गया। यानी कि इसके अंतर्गत GI की जो बातचीत की जाती है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो बात हो रही है, वह कैसे होगी, बोर्ड पर आपको बताया गया है।
यानी कि जीआई के अंतर्गत बातचीत करेंगे तो वही बात होगी जैसा बोर्ड पर आपके लिखा गया है। यानी कि सिस और ट्रांस के इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो चलिए आगे चलते हैं। आइसोमेरिज्म इसी के साथ समाप्त होता है और आइसोमर के बाद हमारी बात आती है प्रिपरेशन पर, यानी कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। बेटा इस लेक्चर को अगर कोई डायरेक्ट देख रहा हो तो हम उससे कहेंगे कि आप एक बार एल्केन जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एल्केन अगर देख करके आप एल्कीन देखेंगे ना, क्या गजब का समझ में आएगा। क्योंकि एल्केन को मैंने बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। एल्कीन बहरहाल हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहे हैं, यह भी डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन एल्केन अगर पढ़े होगे तो एल्कीन बहुत जानदार समझ में आएगा। तो आइए प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हम बातचीत करते हैं। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम एल्कीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। यानी एल्कीन को प्रिपेयर करने में जो केसेस दिखाई गई, पहला फ्रॉम एल्काइन, यानी कि पहली प्रिपरेशन में हम देख रहे हैं कि एल्काइन से हम एल्कीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, अगर हमको आरएक्स दे दिया जाए एल्किल हैलाइड तो उससे हम एल्कीन को कैसे बनाएंगे। तीसरा, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है, अगर हमें विसिनल डाई हैलाइड दे दिया जाए तो हम कैसे एल्कीन बनाएंगे। और फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, अगर एल्कोहल से हमें एल्कीन बनाना हो तो हम एल्कीन कैसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कन्वर्जन का भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ हम लोग फ्रॉम एल्काइन वाले पोर्शन में आगे की तरफ बढ़ते हुए आइए क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। हाय रे एल्काइन, तेरे से कैसे बनेगी एल्कीन। और अगर आपको याद हो तो आपने पहले भी पढ़ा था कल की क्लास में, यानी जो एल्केन वाला पोर्शन अपलोड किया गया है उसमें आपने ये देखा होगा कि हमने एल्काइन से एल्कीन बनाकर फिर एल्कीन से एल्केन भी बनाया हुआ है। शायद अगर आप पढ़ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम होगा कि एल्काइन भी दो प्रकार की होती है, एक सिमेट्रिकल होती है, एक अनसिमेट्रिकल होती है। चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, बनेगा तो सबसे ही। आओ करके देखते हैं। हमने कहा बेटा एल्काइन की बात कर रहे हैं, हमने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH हम ले लेते हैं, ठीक है। एल्काइन में हम क्या करेंगे, हम H2 का एडिशन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, PD/C, यानी कि या तो पैलेडियम होगा या तो कार्बन होगा। जब हम इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कैसे कराएंगे जरा आप समझिएगा। इसकी मैकेनिज्म हम आपको बताते हैं। मैकेनिज्म में कुछ ऐसा खास नहीं है जो बताना आपको जरूरी हम समझ पाएं, क्योंकि ये मैकेनिज्म पीछे पढ़ाई जा चुकी है। यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, क्योंकि डेल्टा EN की वैल्यू 0 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक इसकी तरफ, हाइड्रोजन टूट गया, हाइड्रोजन टूट गया, दुनिया से रूठ गया, फ्री रेडिकल बनाया, इस प्रकार से जुड़ पाया। यहां से देखो मार्केट में अपना एल्कीन आया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाया। इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि एल्काइन से एल्कीन कैसे बन रहा है। अगर फिर H2 जोड़ दोगे तो एल्केन बन जाएगा। उसी को एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता था और उसी को हमने कल की क्लास में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी पढ़ाया था। हम उम्मीद करते हैं कि वो बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। इसी के साथ हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, यानी कि अनसिमेट्रिकल की कहानी हो, तो क्या कोई बात अलग हो जाएगी? क्या कुछ अलग नहीं होगी, प्रोडक्ट में वही आएगा जो पहले आता था। इस प्रकार से प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ लिक्विड NH3 दिया हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन में H2 का एडिशन कराया और इस प्रकार से हम प्रोपीन पाते हैं। कहीं पर भी हाइड्रोजन का अगर एडिशन हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, और अगर H2 का एडिशन होता है तो रिडक्शन भी कहलाता है। यानी कि आप किसी का रिडक्शन कराएंगे तो भी H2 का ही एडिशन कराते हैं। इस प्रकार से हम आपको यह रिएक्शन समझाते हैं। कन्वर्जन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? कहते हैं कि कन्वर्ट किसको करें। पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से एग्जामिनर पूछ बैठा, कहता है एथाइन टू एथीन बना डालो। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़े ही प्यार से एक सवाल में फंसाता है। क्या कहता है? कहता है स्मॉलेस्ट अनसिमेट्रिकल एल्काइन टू सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन। कहते हैं कि ये इसका क्या आंसर है, यही वाला आंसर है, और ये वाला हमारा ये वाला है, ठीक है। स्मॉलेस्ट अनसिमेट्रिकल एल्काइन को
सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आसानी से कर सकते हैं, नीचे किया गया है क्वेश्चन, कुछ घबराने का विषय नहीं है। ये था पहला पार्ट जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे एल्काइन। अब हमें पढ़ना है एल्किल हैलाइड, यानी कि अगर हमें एल्किल हैलाइड दे दिया जाए तो एल्किल हैलाइड से हम एल्कीन कैसे बनाएंगे, बड़ा ही जानदार है। आओ करके दिखाता हूं ना। क्वेश्चन में हम क्या पाते हैं, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है बेटा RX। अगर हमें RX दे दिया जाए तो RX से हम कैसे बनाएंगे। हम कहते हैं कि सपोज करो क्वेश्चन में देखो खट्ट से देखो ये देखिए CH3CH2X है, ये एल्किल हैलाइड है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका ट्रीटमेंट हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करेंगे। कर दो, क्या दिक्कत है। कहते हैं कि जब इसका ट्रीटमेंट हम इसके प्रेजेंस में करेंगे तो हम प्रोडक्ट क्या पाएंगे। हमारे पास क्या है, इसका जब हम एडिशन कराएंगे तो किसके साथ कराएंगे और क्या बनाएंगे, जरा समझिएगा। यहां से हमारे पास मिल चुका है K+ और ये मिल चुका है OH-। अगर हमारे पास K+ भी मौजूद है, OH- भी मौजूद है, तो क्या होगा इसको समझना बहुत जरूरी होगा। यानी कि हम KX पढ़ेंगे और H2O पढ़ेंगे। KX और H2O में हम क्या पढ़ेंगे, जरा ये देखिएगा। इसमें देखो जो एल्कोहलिक और एक्वस होता है, इसकी दो केस है अपने यहां। अगर हमारे पास ये एक्वस होगा, ये ध्यान रखना होगा, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH दो कंडीशन है। अगर ये एक्वस KOH आएगा यानी पानी वाला KOH, तब वह K+OH- में टूटेगा। लेकिन यहाँ एक्वस नहीं है, ये क्या है, एल्कोहलिक है, इसलिए इसको हम K+OH- में नहीं तोड़ेंगे। इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा पा रहे हैं। तो जरा देखिएगा, हम कहते हैं कि ये आपका हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम इस केस में ये आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, जरा देखिए। हम कहते हैं ये H है, ये H है, ये H है ना, और ये C है, ये H है, ये H है, ये X है। ये हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, जिस वजह से हैलोजन X- में बाहर निकल जाएगा। इस वजह से कार्बन पर प्लस आएगा। जब कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो क्या कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या नहीं, वह अपने साइज वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब जरा कहानी सुनना प्यारी सी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना। बॉन्ड जब बना तो ये विचार था कि हाँ बॉन्ड सदैव बना रहेगा। एक दिन हैलोजन के मन में विचार आया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा थी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन पेयर हैलोजन की तरफ शिफ्ट होने लगा। थोड़ी ही देर बाद हैलोजन ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम जा रहे हैं, यानी मूव ऑन कर गया। तो हैलोजन पर क्या हो गया, X- आ गया। बेटा जब हैलोजन पर X- आया तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बन पर पॉजिटिव आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर घटने लग गई। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का इच्छुक था, क्योंकि साइज छोटी थी। लेकिन यह भी बड़ा स्वाभिमानी है। कार्बन कहता है कि मैं हाइड्रोजन तुमसे इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। हाइड्रोजन ने कहा क्यों नहीं लोगे, हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुमसे कम है, साइज में तुमसे छोटे हैं, हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुम ले लो इलेक्ट्रॉन। अपने पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है उसको मेंटेन कर लो, स्टेबल हो जाओ। तो कार्बन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इस पर जो पॉजिटिव आया था, इसको कार्बन ने इस कार्बन से बतियाया और कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करो, तुम तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले हो, यानी तुम +I ग्रुप हो। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जब यह कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर शिफ्ट करने लगा तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, हम किसी को कुछ देते कब हैं, जब हमसे जुड़े लोग हमको दे रहे हो, तब तो हम किसी को कुछ देते हैं ना। यहां देखो ये तीनों हाइड्रोजन कहते हैं कि कार्बन तुम इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की ज्यादा है, कार्बन खींच लिया। अब कार्बन एटीट्यूड खत्म हो गया। अब ये अपने साइज वाला तो कोई है नहीं, तो जब अपने साइज वाला नहीं है तो उससे मांगने थोड़ा जाएंगे, अपने छोटों वालों से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेते हैं। और ये भी क्यों देते हैं, देखना क्यों देते हैं। ये हाइड्रोजन हमारा H+ में बाहर गया,
यहां पर माइनस आ गया। ये हाइड्रोजन कहता है कि हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन ले लो कार्बन तुम, लेकिन तुम स्टेबलाइज हो जाओ, इनको स्टेबलाइज करो। अब सवाल ये हुआ हाइड्रोजन क्यों पूरा इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है? इसलिए जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जानता है कि आने वाले समय में हैलोजन से मुलाकात होगी, HX बनाएंगे, नया कंपाउंड के रूप में हम जाने जाएंगे। और क्या हुआ जरा देखना, ये हमारा C है, ये H है, ये H है, लगाया है, ये बॉन्ड बनाया है। हमने कहा ये C है, ये H है, ये H है, ये है। अब देखना ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिल करके दोनों डबल बॉन्ड बना लिए, और डबल बॉन्ड बनाए तो इसको बड़े प्यार से एग्जामिनर के सामने पेश किया गया। कहे हे क्या है? कहे एथीन है। क्या है ये? एथीन है। किसका रिमूवल हुआ इस केस में? -HX, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकला। तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल रहा है उसे बेटा क्या कहते हैं? उसे डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखो क्या? कि डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता तो क्या कहते? हाइड्रो हैलोजनेशन कहते। लेकिन हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसे डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। बड़े ही प्यार से इसका दूसरे नाम लिया गया, कहते हैं इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका नाम पढ़ पाते हैं। तो ये हमारा है एल्किल हैलाइड से हम एल्कीन कैसे बनाते हैं, ये पूरी विधा हमने आपके सामने पेश की है। यानी कि हम एल्किल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाते हैं ये बात आपको समझा दी गई है। आइए इसके और आगे चलते हैं और देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन अभी ध्यान रखने की बात है, इसमें कन्वर्जन में जब क्वेश्चन आया तो एक दिन क्वेश्चन आता है और कहता है कि ऐसा है एसिटाइल हैलाइड को एथीन में कन्वर्ट कर दो। ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट एसिटाइल हैलाइड इनटू एथीन। एसिटाइल हैलाइड मतलब C2H5X किसमें बनाना है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। क्या कर नहीं पाओगे क्या? सेम टू सेम है जो ऊपर लिखा गया है। आज कुछ खांसी ज्यादा आ रही। अगला देखो, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, यानी कि हमें पढ़ना है जेम और विस। ई कौन चिरई के नाम भाई? जेम और विस, जेमिनल और विसिनल दो तरह के डाइहैलाइड हैं। हम कहते हैं जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हो जाते हैं तो जेमिनल कहलाता है, और अगर दोनों अलग अलग कार्बन पे होंगे तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड से हम कैसे इसको बनाएंगे? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हमारा क्या है? X है। ठीक है, हम कहते हैं इसका ट्रीटमेंट हम जिंक के साथ करते हैं। तो जिंक के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये दोनों हैलोजन जिंक के साथ बाहर चले जाते हैं। प्रोडक्ट में ZnH2 हो गया, और ये जो CH2 है ये इस CH2 के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है, और इस प्रकार से एथीन के नाम से यह जाना जाता है। यानी कि हमने ये कहा CH2 ये विसिनल डाइहैलाइड है, इसका ट्रीटमेंट जिंक के साथ कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। यानी कि ZnH2 यानी ZnCl2 ZnBr2 ZnI2 कुछ भी इस केस में आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब चलो, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड का ये केस आपके समझ में आ जाना चाहिए कि विसिनल डाइहैलाइड में क्या हो रहा था। अब हम कहते हैं इसके बाद अगले केस में हम चलेंगे और अगली बात क्या पढ़ेंगे? अगला है फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल कराना है। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई, और दूसरी बात ये है कि एसिडिक डिहाइड्रेशन कहें, अच्छा ऐसी भी बात है। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब एसिड की प्रेजेंस में। हाँ सही बात है, आओ चलो करके देखते हैं। और किससे किससे रिमूवल कराना है? एल्कोहल से। आपको एल्कोहल दिया जाएगा, उस एल्कोहल से वाटर रिमूव करना है। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। आइए करके देखते हैं। बड़ा ही प्यारा शानदार सा सवाल है, मार्केट में आया, नाम खूब कमाया इसने। इस क्वेश्चन ने लोगों को कंफ्यूज करने में कोई कदर नहीं छोड़ी, एक कदर क्या कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा रिएक्शन है, ये क्या है? एल्कोहल है। कहते हैं इसको किसकी प्रेजेंस में ट्रीट करना है? कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा इसका बड़ा अच्छा नाम है, इसका काम भी बड़ा अच्छा है। कंसंट्रेटेड H2SO4, एक नाम से तो ये एसिड है ना? एसिडिक डिहाइड्रेशन है तो एसिड की प्रेजेंस में तो डिहाइड्रेशन कराना है, तो एक तो एसिड है। कहीं हाँ एक बात तो सही है। दूसरी बात ये है ना,
एसिड के साथ साथ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहलाता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर कहीं पर भी आएगा तो एसिड का काम तो करता ही करता है, सूखा डाल देता है। यानी कि सूखा डाल देने का मतलब ये हुआ कि यहां से ये बाहर निकाल देता है पानी को, यानी कहीं भी H2SO4 आएगा तो उसके अंदर से जो वाटर होता है वह रिमूव हो जाता है। यही H2SO4 का काम बताया जाता है। तो जरा आइए इस रिएक्शन को करके देखते हैं। अपना वही पुराना फंडा है जो अभी इसके पहले हम लोगों ने लगाया था, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। आप देखो ये OH है तो OH बाहर जाएगा कैसे, OH माइनस के रूप में। अगर OH माइनस के रूप में बाहर जाएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। अब जरा सुनना, एक मिनट रुको। नोट करो नोट करो, ये OH माइनस के रूप में निकलेगा। जरा मैकेनिज्म आप समझो, इस कार्बन पर प्लस आएगा, इसको ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, एटीट्यूड में रहता है, ये जाता है बीटा पर, ये तो अल्फा है, अल्फा के बाद ये कहाँ गया, बीटा पर। बीटा के कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको हटाएगा, वो H प्लस में निकल जाएगा, इस कार्बन पर माइनस आएगा, प्लस माइनस जुड़ करके एल्कीन बनाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, इसलिए ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाएगा। बनाओ बनाओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अभी एक मैकेनिज्म पढ़ाया हूं, सेम टू सेम वही मैकेनिज्म है, अलग से नहीं। यहां से OH माइनस निकला बेटा, यहां पर क्या आएगा, प्लस। इस प्लस को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा कार्बन वाला, कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन कहता है हम जाते ही घरे, इलेक्ट्रॉन हमारा ले लो, ये माइनस हो गया, इस पे प्लस है, ये H प्लस बाहर निकला, समझ में आ रहा है। ये जब H प्लस बाहर निकला तो इसको पता था OH इससे निकला है, HOH मिलकर के H2O बना लिया, H2O का रिमूवल यहां हमने दिखा दिया, ये देखो माइनस H2O। और कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसके अंदर ये क्षमता है कि यह वाटर का रिमूवल कर सकता है, तो इसलिए इसने पानी को बाहर निकलवा दिया, और यहां से माइनस और प्लस मिल करके आपस में क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लिया, इसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। यानी कि हम कुल मिलाकर ये देख पा रहे हैं कि अल्फा से OH और बीटा से H, अल्फा का OH और बीटा का H दोनों बाहर निकल जाता है, OH और H मिल करके H2O बनाता है। जब H2O का रिमूवल हो जाता है तो इसी को एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहा जाता है। इस प्रकार से ये उतारा जाता है। उतार लिए हो तो आगे चले। चलिए अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसी के साथ हमारी प्रिपरेशन समाप्त हो गई। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल कभी कभी आ जाता है कि जैसे एथेनॉल को एथीन में कन्वर्ट करो तो क्या परेशानी होगी क्या। अरे अब तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला केस पढ़ चुके हैं ना, तो एथेनॉल को एथीन में कन्वर्ट करने में कोई परेशानी नहीं है। अल्फा का OH बीटा का H, अल्फा का OH बीटा का H बाहर निकालेंगे, H2O बना देंगे, उधर एल्कीन बन जाएगी। अब आते हैं रंग रूप वेशभूषा के बारे में बातचीत करने के लिए हम तैयार हो जाएं। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपने एल्केन की पढ़ी है तो एल्कीन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी है सेम टू सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कीन की भी है। जरा गौर करिएगा कि एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली बातचीत हमारी आपकी होगी वो क्या होगी। पहली बात हमने कहा था कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, कहा था ना कि जितने एल्केन है वो क्या है, नॉन पोलर नेचर में होते हैं। तो सेम टू सेम हम ये भी कहते हैं बेटा कि जितनी एल्कीन्स होती हैं ये भी नॉन पोलर इन नेचर हैं, यानी एल्कीन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, यानी कि इसमें पोलरिटी का कोई जिक्र नहीं किया जाता। यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्कीन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, यानी कि जितनी एल्कीन की हम बातचीत करते हैं वो सभी क्या है, नॉन पोलर हैं नेचर में, उसमें पोलरिटी का जिक्र हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम कहते हैं एल्कीन्स आर नॉन पोलर इन नेचर तो क्यों, क्योंकि ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम, यानी एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, माइन्यूट होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि डेल्टा EN
will be zero or approximately zero. That's why alkenes are non-polar in nature. उम्मीद करता हूं सेकंड पॉइंट पर आते हुए, सेकंड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं, अभी हमने कल की क्लास में आपको ये बताया था कि पोलर है कि नहीं है उसके बारे में, यहां पर भी हमने समझा दिया। साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं जितनी भी एल्कीन है इनके अंतर्गत, अब एल्कीन्स के फेज के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि शुरू के 2-3 मेंबर यानी फर्स्ट 3 मेंबर अगर हम बात कर लें कि 2 से 3 मेंबर ऐसे हैं जो गैस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 14 मेंबर, आगे की जो 14 मेंबर बताए गए वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, उसके बाद आगे वाले में सॉलिड आ जाता है। यानी कि शुरू के 3 से 4 मेंबर ऐसे होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, यानी कि मेथीन तो होता नहीं, एथीन से लगा करके। पहला मेंबर कौन है, एथीन। तो हम शुरू के 3-4 मेंबर की बात करते हैं वो गैसियस है। उसके बाद 14 मेंबर की बातचीत करते हैं वो किस में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, फिर सॉलिड में है। किसी ने पूछा कि ऐसा फेज में चेंज क्यों होता है सर? फेज में चेंज इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहां पर जब कार्बन कम होते हैं तो जो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वह कम होता है। यानी कि इसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंडेंट है। यानी कि कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स इसके बीच का बढ़ता जाता है, इसीलिए इसकी फेज में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन बताया जा रहा है। यानी कि हमने फेज तो पढ़ लिया। तीसरी बात हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं ये कलरलेस होते हैं, यानी इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। चौथी बात, एथीन को छोड़ करके, यानी एथीन इसमें एक्सेप्शन है। एथीन कलर नहीं, इसमें एथीन की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, कलर किसी का नहीं होता। हम दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि इसका कोई स्मेल नहीं होता एक्सेप्ट हम एथीन की बात कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट मेंबर है इसकी स्वीट स्मेल होती है, यानी एथीन को छोड़कर बाकी और किसी की कोई स्मेल नहीं होती है। चौथे के बाद 5वें नंबर पे हम क्या बात करेंगे, हम ये कहते हैं कि अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी का जिक्र करें कि क्या इनकी डिसोल्यूशन की बात है, तो सॉल्युबिलिटी हम ये कहेंगे कि हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता नहीं कि वाटर में कोई डिजॉल्व हो पाए, इसलिए हम ये भी पढ़ते हैं कि जितनी भी एल्कीन होती हैं यह पानी में डिजॉल्व नहीं होती है। किसमें सॉल्युबल है बेटा, एल्कीन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि जितनी भी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्कीन नॉन पोलर है और यह नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। और उसके बाद 5वें के बाद 6वें पॉइंट पर आते हैं जहां पर हम ये पढ़ते थे बॉइलिंग पॉइंट का चक्कर क्या है। जो चक्कर एल्केन में था, कहें क्या चक्कर था, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंडेंट है, हाँ। बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट है, कहें हाँ। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहें हाँ। यही तो पढ़े थे ना। और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहते हैं हाँ। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंडेंट है, ये बात आपके समझ में। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के बारे में। यानी कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट देख लिया था। अभी हमें डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के बारे में, यानी एल्कीन की कुल कितनी केमिकल प्रॉपर्टी है और एक एक प्रॉपर्टी को हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने टोटल 8 प्रॉपर्टी लिखी गई है, जिसमें एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन, ओजोनलिसिस और पॉलीमराइजेशन जैसी प्रॉपर्टीज की बातचीत करेंगे। यानी इन सभी प्रॉपर्टीज को एक एक पॉइंट को हम केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा समझ में आए। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमें डाइहाइड्रोजन का एडिशन कराना है तो हम डाइहाइड्रोजन को ऐड कैसे करेंगे, चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा है और आपको तो पहले भी बताया हूं कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो कहां होगा, लेफ्ट में है ना। प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो वो कहां होता है, राइट में, यानी उसी पर हम अटैक कराएंगे। तो जरा देखिए, हमने कहा एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब डाइहाइड्रोजन का एडिशन किस में कराओगे, एल्कीन में ना, क्योंकि आप एल्कीन की ही तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिया बेटा, यहां से हम H2 का जब एडिशन कराएंगे
तो H2 का एडिशन मतलब ये डाई हाइड्रोजन का एडिशन ही तो करा रहे हो आपने वैसे भी पढ़ा है कि ये एडिशन रिएक्शन होता है, NiPD की प्रेजेंस में रिएक्शन पाया जाता है। और आपको तो ये भी पता है कि इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि यह रिएक्शन क्लास 10th में एडिशन रिएक्शन के नाम से पढ़ाया जाता था, और वहां पर आपको बताया जाता था ये CH हो गया, ये सिंगल बॉन्ड CH हो गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी, इस प्रकार से H2 यहाँ टूट गया, ये H यहाँ टूट गया, डेल्टा EN 0 होता है। जिस प्रकार से ये टूट जाते हैं, ऐसी केस में प्रोडक्ट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया। इसका नाम हमने क्या बताया, एथेन बताया। ये क्या था, एथीन था। एथीन से इथेन बनाने का यह तरीका आपके सामने है। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन के बाद अगला पॉइंट आता है एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी कि अगर हम हैलोजन का एडिशन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, इस पर हम बातचीत करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें दे दिया जाए, इसमें जब हम हैलोजन का एडिशन कराते हैं, ये रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, हमने कहा हैलोजन के अंतर्गत हमने Cl2 का एडिशन करा दिया। अगर हम Cl2 का एडिशन कराएंगे बच्चे तो हम क्या करेंगे, ये CH है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डेल्टा EN 0 है, यहाँ पर भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डेल्टा EN 0 है, तो Cl यहाँ पर भी फ्री रेडिकल यहाँ भी हो गया, ये आपका एक इधर आ गया, ये एक इधर आ गया, और इस केस में हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि ये CH2 था, ये भी CH2 था। हमने ये कहा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था तो उसको रहने दो, यहाँ से Cl यहाँ से Cl हो जाएगा। इस तरह से हम इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम हम कहते हैं कि ये विसिनल डाई हैलाइड हो जाएगा, यानी कि विसिनल डाई क्लोराइड हो जाएगा। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि एथीन से हम विसिनल डाई क्लोराइड को ऑब्टेन कर लिए, यानी उसका हम फॉर्मेशन कर पाए हैं। तो डाई हैलोजन का अगर कहीं पर भी एडिशन कराना है तो आप ऐसे कराएंगे जैसा बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पे बड़ा ही प्यारा सा रिएक्शन है, इसको तो लोगों ने इतना सम्मान दिया कि क्या बताऊं मैं, ये जब जब आता है निपटा के चला जाता है। आज पहली दफा आया है, अब इसको ऐसे जाने मत देना, आज इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है, क्या अपनी इच्छाएं हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जब भी आता है, ये अब एक बार आया है तो पूरा 12th ये आता रहेगा, इसलिए इसको बहुत डिटेल में समझना बेहद जरूरी है। तो हमने ये कहा कि अगर हम HX का एडिशन कराते हैं, यानी एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, यह एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, इस पे अगर HX का एडिशन कराओगे तो कुछ नहीं करना है बेटा, एक तरफ आप उसको जोड़ दोगे, एक तरफ उसको जोड़ दोगे, प्रोडक्ट में इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। लेकिन कब, जब सिमेट्रिकल होगी, यानी कि ए वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये देख लिया कि अगर सिमेट्रिकल की केस होगी तो हम ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल की केस होती है तो हम क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपको दे दिया जाए, इसमें आपको HX का एडिशन कराना है। आप जानते हैं कि प्रोपीन हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। अब समझना इस बात में यह था कि इसको जब हम तोड़ पाते हैं तो यहाँ से डबल बॉन्ड देखते ही हमारे मन में ख्याल आया कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, कुछ नहीं, क्या बड़ा है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जब यह इलेक्ट्रॉन देगा उसको तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा तो माइनस उधर भाग जाएगा, इधर प्लस, माइनस क्यों आया इस पे, क्यों नहीं इस पे आ जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को सप्लाई पहले से ही कर रहा है, तो यह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना नहीं चाहेगा। यहाँ से हाइड्रोजन है H प्लस और X माइनस, तो H प्लस और X माइनस आपको दिखाई दे रहा है, नियम के अनुसार H प्लस आपका यहाँ और X माइनस आपका यहाँ जाएगा। इस केस में प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि CH3 बन गया और ये CH2 बन गया, और साथ में ये CH2 है, ये X हो जाएगा, उल्टा हो गया। यानी कि इस रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, हम कहते हैं ये CH3 है, ठीक है, ये CH है, ये X है, और ये हमारा CH3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये जान पा रहे हैं कि ये आपका सेकेंडरी कार्बन पर हैलोजन जाकर के जुड़ गया है, और हम जब इसको समझते हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप कोई भी विचार करते हैं यहाँ प्लस लगाने का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आपने कार्बोकैटायन के ऑर्डर के अंतर्गत भी ये चीज़ पढ़ी थी कि CH3 का होल थ्राइस
टू मच स्टेबल या मोर स्टेबल देन CH3 का होल ट्वाइस CH+। अब हम कहते हैं X माइनस का अटैक, और यही बेटा क्या कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्कोनी रूल। ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। स्पेलिंग हो सकता है आगे पीछे हो, घबराने की बात नहीं, ये भी है। ठीक है, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल, ये जो रूल है रुको सही लिख देता हूं ना, नहीं तो कहोगे कि सर गलत लिख दिए। ये है मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल में क्या बताया गया था, मार्कोनी-कॉप्स रूल में ये बताया गया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब X माइनस यानी इलेक्ट्रॉन रिच, यहां पर X माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा, मार्कोनी ने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां अटैक करेगा, कहते हैं उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर यहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसी पर ये जाकर के अटैक करेगा, तो X माइनस हमारा यहां जाकर के अटैक कर जाएगा। इस प्रकार से हम इसको पढ़ पाते हैं। CH3 CHX और CH3 बना लिए। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। कहते हैं इसका और कोई नाम, कहते हैं हाँ ना, है ना, आइसोप्रोपाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। आइसोप्रोपाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। और इसका IPAC क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि 2 हेलो प्रोपेन, आप इसका नाम ये भी कह सकते हो 2 हेलो प्रोपेन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम एडिशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, HX का एडिशन करा रहे हैं। और वैसे भी जब HX का एडिशन कराते हैं तो उसे हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। और मार्कोनी-कॉफ रूल में क्या बताया गया, मार्कोनी-कॉफ रूल में ये बताया गया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहीं और कराया क्या, वही तो कराया है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसी डबली बॉन्डेड कार्बन पर कराया ना जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम ये थर्ड वाला पोर्शन पढ़ पाते हैं। लेकिन यही न्यूक्लियोफाइल के एक केस और है, इनके भाई हैं, पड़ोसी हैं, जब ये आए तो दूसरे लोग आ गए, कहें कि हम चलेंगे, देखो ये क्या बताएं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंतर्गत, वह क्या है, उसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। इसको लोगों ने खरास इफेक्ट भी कहा, खरास इफेक्ट। इसको लोगों ने पर ऑक्साइड इफेक्ट का भी नाम दिया। यानी कि किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है, आप इनमें से कोई भी नाम ले लीजिए। एंटी मार्कोनी-कॉफ इफेक्ट रूल, खरास इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट, किसी नाम से हम जान सकते हैं। क्या है सर इस रूल में, क्या है, हम कहते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अगर हमें दे दिया जाए और अगर हम HX में HBr का ट्रीटमेंट करेंगे केवल, बाकी और किसी का नहीं, HBr का, और एरो पर ऑक्साइड लिखा हो, ठीक है, एरो पर ऑक्साइड हो या एनहाइड्राइड दिया हो, बेंजोइल एनहाइड्राइड, ठीक है अगर हमें पर ऑक्साइड हो या एनहाइड्राइड दिया हो तो इस केस में क्या होगा, हमें पहचान करने का तरीका है HBr का एडिशन, एरो पर ऑक्साइड या बेंजोइल एनहाइड्राइड, ऐसा कुछ दिया मिलेगा। अगर ऐसा आता है तो हमें तुरंत समझदाना है कि ये मार्कोनी नहीं, ये खरास है, खरास इफेक्ट है, एंटी मार्कोनी रूल है, यहां मार्कोनी का कोई रूल नहीं लगेगा। और अगर हम एक संदर्भ में समझें तो इसमें यह कहा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक, अब यहां तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर इसकी पूरी बातचीत होती है, लेकिन आप क्या समझेंगे अपने समझदारी के लिए कि हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर कराएंगे जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये रूल उल्टा है, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल जो हम पढ़ रहे हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर वर्क करता है। मैकेनिज्म पर अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर ये जानना है बेटा कि Br- का एडिशन आप उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर कराएंगे
जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाया जाएगा और वही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इस केस में केवल ये अगर एरो पर ऑक्साइड रहेगा तभी ध्यान रखना ऐसा होगा, और अगर एरो पर नहीं है ऐसा तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरास इफेक्ट या पर ऑक्साइड इफेक्ट का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वह एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट यानी कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है, और जो मार्कोनी के हिसाब से होता है वह सेकेंडरी होता है। ठीक है, यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की बातचीत वहां पर की जाती है। यह डिफरेंस था मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल यानी खरास इफेक्ट के बेस पे। अब हम चलते हैं और आगे, जहां पर हमारा 4th पॉइंट आता है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन कराते हैं तो हम क्या प्रोडक्ट पाएंगे, कैसे कराएंगे, जरा ये हम आपको समझाते हैं। यानी कि अगर हम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो H2SO4 का एडिशन कैसे होगा बेटा, जरा वो समझना। हमने कहा कि हमें प्रोडक्ट में क्या दे दिया जाए, हमें प्रोडक्ट में दे दिया गया कि अगर हमें दे दिया जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये दे दिया जाए, हम इस पे ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं, H2SO4 का। H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ऐसे भी जानते हैं कि H2SO4 भाई साहब कुछ इस प्रकार से आए थे, और जब हम इनको तोड़ते हैं किसी की बात नहीं मानना, HSO4 माइनस बनाएंगे। अब जब ये टूटेगा, ये तो आयंस में टूटा तो वही एडिशन यहां पर भी होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऐसी केस में ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 और इससे क्या जुड़ेगा, HSO4 आकर जुड़ेगा। जब CH2 के साथ HSO4 जुड़ेगा तो ये एथाइल बाई सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा, एथाइल बाई सल्फेट या एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से यह जाना जाएगा। चाहे आप बाई सल्फेट कह लीजिए चाहे हाइड्रोजन सल्फेट कह लीजिए, दोनों बात सेम है। और बेहतरीन समझने के लिए एक टर्शियरी में आइए, इसको आप यहां से ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, जहां तक हमें लगता है, हमने कहा कि H2SO4 का इसमें एडिशन कराना है और प्रोडक्ट पाना है। हमने कहा कि हम वही अपना पुराना रूल लगाएंगे, इसको तोड़ जाएंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस बनाएंगे, और यहां से हमने कहा कि ये H प्लस तुम्हारी HSO4 माइनस को हम लेंगे। कैसे, HSO4 माइनस हमारा यहाँ जाएगा और ये हमारा यहाँ जाएगा। ऐसी केस में बेटा प्रोडक्ट में क्या आएगा, CH3 हो गया, ये CH हो गया, HSO4 आपका यहाँ हो जाएगा और ऐसी केस में ये हमारा CH3 हो जाएगा। और आप इसे देख पा रहे हो, ये क्या है, प्रोपाइल ही तो है, यानी कि ये प्रोपाइल है और ये हाइड्रोजन सल्फेट है। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो सेकेंडरी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 माइनस को हम बाई सल्फेट कहते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, इस प्रकार से हम इसका नाम दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। जैसा आपके सामने दिखाया गया, ये एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की एक छोटी सी केस थी, यानी कि H2SO4 का अगर हम एडिशन कराते हैं तो प्रोडक्ट में क्या पाएंगे, जैसा बोर्ड पर हमने आपको बताया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बाद अगले पॉइंट पर बढ़ते हुए एडिशन ऑफ वाटर के साथ हम बातचीत करेंगे। अगर हमें वाटर का एडिशन किसी केस में कराना है तो हम कैसे कराएंगे, जरा देखिएगा, बहुत ही आसान है, ये भी कुछ नहीं है। अब अगर आपको एक केस समझ में आ गई ना तो आपको परेशानी कहीं से नहीं होगी। सपोज करिए ये आपको दे दिया जाए CH3C है और ये CH3 है, ठीक है, और डबल बॉन्ड ये CH2 दे दिया जाए। ठीक है, ये हमने कहा कि अगर हमें वाटर का एडिशन कराना है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि प्लस H2O हमें दे दिया जाए और हम इसमें पानी मिलाने वाले हैं। पानी मिलाएंगे तो ये क्या टूटेगा, AH प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। कौन, वाटर कहते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये C है, ये CH3 है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड था, ये टूट जाए तो यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। कहें सर प्लस यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगा था जिस वजह से डबल बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया। हम कहते हैं ये जो H प्लस है इसका अटैक अब यहाँ करा देंगे और OH माइनस का अटैक हम यहाँ करा देंगे, और इस तरीके से हम क्या प्रोडक्ट में पाएंगे, हम आपको बताते हैं। ये CH3 हो गया, यहाँ पर OH हो गया, ठीक है, ये OH हो गया और ये हमारा CH3 हो गया। यानी कि हम देख पा रहे हैं 3 डिग्री एल्कोहल हमें मिल गया। यानी कि इस केस में हम ये कहेंगे कि ये हमें जो प्रोडक्ट मिला वह क्या मिला, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मिल गया प्रोडक्ट हमें।
ठीक है, इस प्रकार से हम इस ए वाले पार्ट को कर पाते हैं। सपोज करिए हमारे जहन में एक सवाल आया कि हम इसको बी पार्ट से सॉल्व करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन हमें और करना क्या इच्छा है। हम बी पार्ट में हमने कहा कि अगर मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दे दिया जाता और इसमें पानी मिलाने के लिए कह दिया जाता तो कुछ नहीं करते हम, H+OH- ये होता ही है। यहाँ से जब हम इसको पढ़ेंगे तो CH3CH हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये CH2 माइनस हो जाएगा। और जब हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे तो H+OH- का टैग कराएंगे और ऐसी केस में यहाँ से 2 डिग्री एल्कोहल हम प्राप्त कर लेते हैं। ये OH हो जाएगा, ये CH है और ये CH3 हो जाएगा। इसका नाम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार से एडिशन ऑफ वाटर हम कराते हैं और किसी एल्कीन में किस प्रकार से प्रोडक्ट पाते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं अगर एक रिएक्शन केवल आपको HX का एडिशन आ जाए, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना एप्लीकेशन ऑफ GOC किस तरह से चीर रही है। अगर GOC में इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई माइनस आई का रोल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इन सब में आज भी समस्या है तो रुक जाइए, मत देखिए वीडियो, इंतजार करिए तब तक का कि जब तक सर आपको एप्लीकेशन ऑफ GOC ना पढ़ा दें। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर के अभी भी देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हम समझाते हुए पढ़ा रहे हैं, तो कहीं से अभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में, ठीक है, तो अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा मालूम है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेंज देखना पड़ेगा, कहां पर कैसे वेरी कर रही है। तब जब वहां पढ़ के एप्लीकेशन आप GOC से होते हुए, ठीक है, और लौट करके इधर आओगे, ठीक है, दाहिने दाब के, तो मिलेगा क्या, ये चैप्टर मिलेगा बेटा। तब यहाँ लगेगा कि यार एकदम इतना लंबा था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चले थे, हाँ यही है, ठीक है। तो इसीलिए तो हम हमेशा कहते रहते हैं ना कि हर कोई एग्जाम में आए ये जरूरी नहीं है। और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ें यार, हमको तो कंपटीशन एग्जाम देना है, तो हर कोई एग्जाम में आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, सर पढ़ा रहे हैं, ये जरूरी है। अगला रिएक्शन ऑक्सीडेशन, बड़ा ही जानदार, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जोरदार। आइए इस ऑक्सीडेशन को पढ़ के देखते हैं। हमने ये कहा ये अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है, इसका हम ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, हम कहते हैं H2O और O, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन है, यह हमारा KMnO4 है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जब हम ठंडा करके लेते हैं, यानी कि कोल्ड KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, यहां पर क्या होता है, इसे हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। एरो पर KMnO4 ना लिख करके केवल बेयर्स रिएजेंट लिख दिया जाए तो भी काम बनेगा, क्योंकि इसका मेन रोल होता है ऑक्सीडेशन कराना। बेटा इस रिएक्शन को डायरेक्ट याद कर लीजिए, CH2 हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, और ऐसी केस में ये OH बनेगा और ये भी OH बनेगा, ठीक है। इसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं, या हम इसको अच्छे नाम से जाने तो इथेन 1,2 डाइऑल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हम KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किसी का कराते हैं तो हम कुछ इसी प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन करा पाते हैं। इसकी मैकेनिज्म आपको नहीं बताई जा रही है, इसको डायरेक्ट आपको याद करना है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस जो है पूछे जाने की, लेकिन आप एथीन से ग्लाइकॉल कैसे बनता है, यानी इथेन 1,2 डाइऑल कैसे बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा कौन सा रिएक्शन था, यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। ऑक्सीडेशन के बाद बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही शानदार, जीवन पर्यंत माना जाने वाला, सबसे ज्यादा जाने वाला रिएक्शन ओजोनोलिसिस आपके सामने आ चुका है। आज आया है, अब जाएगा नहीं, समझ जाना। अगर ओजोनोलिसिस समझना चाहते हो, समझा तो दूंगा एक झटके में, हवा नहीं लगेगी आपको कि कैसे समझा दिया। बड़ा बहुत है लेकिन गारंटी हमारी है समझाने की, आप केवल देखो तो सही। चलो, ओजोनोलिसिस ये कहता है कि अगर कभी भी कोई भी एल्कीन हमें दे दी जाए, यानी कि ओजोनोलिसिस का मेन मोटिव क्या है, ओजोनोलिसिस का मोटिव ये है कि एल्कीन में अगर हम ओजोन का एडिशन कराते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, तो एक स्टेप अगर हम एल्कीन में O3 का एडिशन कराते हैं तो इंटरमीडिएट में ओजोनॉइड बनेगा और लास्ट जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, यानी कि ऐसे लिख लो, यहाँ ओजोनॉइड बनेगा। और उसके आगे फर्दर जाएंगे तो हम क्या कहते हैं,
फिर जिंक हमारा लगा रहता है और हमें 2 मोल क्या मिल सकता है, एल्डिहाइड मिल सकता है। ठीक है, या तो 2 मोल एल्डिहाइड मिलेगा या तो 2 मोल कीटोन मिल सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 1 मोल एल्डिहाइड मिले और प्लस 1 मोल कीटोन मिले। ठीक है, प्लस 1 मोल कीटोन, यानी कि ये इतने चांसेस हैं इसमें रिएक्शन के दौरान ऑब्टेन होने के। यानी अगर हम एल्कीन की ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ओजोनॉइड एज इंटरमीडिएट मिलता है। यानी ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। यानी इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्शन की बीच की स्टेज है जिसमें कुछ जुड़ रहा होता है और कुछ टूट रहा होता है। यानी कि इंटरमीडिएट है और जब इसके बाद जिंक के साथ ट्रीटमेंट होगा या तो दोनों मोल एल्डिहाइड बन जाएगा या तो 2 मोल कीटोन बन जाएगा या तो 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन बन जाएगा। आइए इसके एक एक पार्ट को करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या जो बात कही जा रही है वो कितनी सही है। हमने ये कहा कि हम ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, इसमें हम O3 का एडिशन कराते हैं। कहें हाँ बिल्कुल सही है। तो हम पहली बात ये कर लेते हैं कि ओजोनोलिसिस होगी कैसे। ये C है, ये C है। ठीक है, गौर करिएगा, ये H है, ये H है। लिखना बंद कर दीजिए, बोर्ड पर हमारी तरफ देखिए, आपको जरूर आएगा। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। ये जो डबल बॉन्ड है इसी को तोड़ेंगे, नक्शा ये देखो, ये O है, कितने O हैं, 3 डबल बॉन्ड है ना। तो एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, O को O से जोड़ दिया। अगले स्टेप में इससे आसान रिएक्शन समझो मार्केट में पैदा ही नहीं हुआ। अब ये जिंक हमारा इस ऑक्सीजन को लेकर फरार हो गया। ठीक है, जा रहा है। क्या कहा, कहा जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। हम कह ले जाओ बच्चा, तुम्हारा ऑक्सीजन है, तुम्हारी मर्जी। ये देखो आह इलेक्ट्रॉन है, आह इलेक्ट्रॉन है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है। ठीक है, अब ई का कहे था, ई कहा था टूटबे हम, ई लो, ये तोड़ दिए। ये कहा हम टूटबे, ये लो तोड़ दिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तोड़ दिए तो जोड़ दिए ना, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो। तो कहें अच्छा, HCH हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, फिर प्लस हो गया। दूसरे में क्या है, दूसरे में प्लस यहाँ कहाँ लग रहा है, तो दूसरे में क्या करोगे, दूसरे में ये H है, ये भी H है, ये C है, ये भी डबल बॉन्ड। ये क्या है, मेथनल, ये क्या है, मेथनल है ना। अब कहें सर जी हमका तो मेथनल ना दिखा, तो अरे देखिए यार HCHO है ये और ये भी HCHO है, तो 2 मोल क्या मिला, एल्केनल, यानी कि 2 मोल एल्डिहाइड मिल गया, पहला काम खत्म। उतारिए 2 मोल एल्डिहाइड आपने ऑब्टेन कर लिया, पहले स्टेप की मैकेनिज्म समाप्त है। खट्टा करिए, फिर 2 मोल एल्डिहाइड के बाद फिर 2 मोल कीटोन दिखाता हूँ, फिर 1 मोल एल्डिहाइड 1 मोल कीटोन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद निपटाता हूँ। है कुछ नहीं, जितना अच्छा समझ पाओ उतना जल्दी जाओ घर, करो करो सनसना के। कल एल्काइन भी पढ़ा देंगे, एकदम तैयार रहो। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब किए हो दोबारा करके सब्सक्रिप्शन घटाना नहीं। चलो आगे चलें बच्चों, पढ़ेंगे अब अगला केस। अगला ये है कि अगर हमें इसमें दूसरा रिएक्शन हम देते हैं, C डबल बॉन्ड C है, इसमें हमने कहा ये CH3 है, इसमें हमने कहा ये CH3 है, इसमें हमने कहा ले CH3 है, आए CH3, O3 का ट्रीटमेंट कराओ, ओजोन।
जब ओजोन का एडिशन करा दोगे तो पहले तो ओजोनाइड बनाना है, ये सी है, ये सी है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब देखो बना दिया ना, कितना शानदार झंडा तिरंगा बन गया है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं यार, ये देखो ये सिस्टम फेल हो जा रहा है इनका। ये देखो ये ऑक्सीजन गए कहाँ? जिंक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, ये -ZNO हो गए, ठीक है, ये जिंक था ना एरो पर, जिंक ऑक्साइड के साथ ये चले गए, कहे कहाँ गए? अरे यार गए वहीं जहाँ उनका मन होगा। ये देखो, ये दिखा, ये दोनों आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लिए, ये देखो बना लिए, प्लस ये कार्बन है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड ये बना लिए। ये क्या है? एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। 2 मोल कीटोन, यानी 2 मोल कीटोन आपको मिल गया। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमने 2 मोल एल्डिहाइड एक केस में ऑब्टेन किया, उसी तरह से 2 मोल कीटोन भी ऑब्टेन कर लिया। एक क्वेश्चन और कराएंगे जिसमें हम 1 मोल एल्डिहाइड ऑब्टेन करेंगे और 1 मोल कीटोन ऑब्टेन करेंगे। जरा देखिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ओजोनोलिसिस, हे ओजोनोलिसिस O3, लो ओजोनाइड बनाओ, ये CH3, हे CH3 कार्बन, CH3H O जिंक ऑक्साइड बाहर गया, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ये देखो ये कीटोन हो गया और वो क्या हो गया बेटा? एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एक कीटोन बन गया, दूसरा क्या बन गया? एल्डिहाइड। इस प्रकार से इसको बना लेंगे। ओजोनोलिसिस के 3 क्वेश्चन आपको दिखाए गए, ठीक है, टफ नहीं है, आसान सा है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए ओजोनोलिसिस के बाद, अच्छा एक ओजोनोलिसिस का बड़ा शानदार सी ट्रिक बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो ओजोनोलिसिस की एक ट्रिक ऐसी है, किसी भी तरह का ओजोनोलिसिस रिएक्शन जहां पर ये डबल बॉन्ड है ना, ये आप कहते हो O3 का एडिशन कराना ना, कुछ नहीं करो, इसको तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर जोड़ दो, ओजोन की ऐसी की तैसी हो गई, ये लो बना है, खत्म। कहें कि सर इसका एक ऑक्सीजन ओजोन जिंकवा था, उसके साथ चला गया, यही तो ना, और कुछ थोड़ा ना, शॉर्ट ट्रिक जानदार, इतना सब झंझटे जरूरतें नहीं है। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, ओजोनोलिसिस खत्म। बस ओजोनोलिसिस में यही है। कहें सर अगर बड़ा कोई आ जाए, अरे कितना बड़ा आ जाए, जहां डबल बॉन्ड देखना 20 से तोड़ देना, एक को उसकी तरफ एक को उसकी तरफ जोड़ देना, बस ओजोनोलिसिस खत्म, आंसर आ जाएगा। कहें सर कोई बड़ा सा क्वेश्चन देकर के बताते क्यों नहीं, हमको समझाते क्यों नहीं, हमको कंफ्यूजन हो रहा है। अरे इतना फ्यूजन हो ही ना, कौन घर जाब, ये लो क्या करना है, O3 का एडिशन करना है, कहें हाँ, कहें जिंक है, एक जिंक के साथ दे दो पहले, एक ओ, ये देखो अपने यहाँ एकदम झंझना के ट्रिक्स हैं, आप लगा के तो देखो, पढ़ने की इच्छा तो रखो, हम तुम्हें अगर निपटान दे पढ़ा के। देखो ये बन गया, यहाँ से वो जोड़ा, यहाँ से वो जोड़ा, कीटोन 2 मोल बन गया, खत्म हो गया।
आप कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, बस इतना याद रखना। ओजोनोलिसिस मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दो ऑक्सीजन जोड़ दो। अब भाई अगर आप कार्बन को 5-6 बॉन्ड बनावत हो तो ये तो आपकी महानता है, बस वही है, पुरस्कार आपको अभी तक नहीं मिल पाया हो। अगर 5-6 बॉन्ड बनाओ तुरंत अपने आप को शाबाशी दे देना जहां बॉन्ड बनाना। कार्बन भी बेचारा कहीं भी होगा तो रोवत होगा, कहेगा यार कितना अच्छा बच्चा है, मारा एकदम 4 बॉन्ड की जगह 6 बॉन्ड बनाया है ना। तो होता है, कोई बात नहीं। देखिए पिछले रिएक्शन में भी हमने पॉलीमराइजेशन आपको पढ़ाया था। मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, इसके बारे में जरा सुनिएगा। पीछे नहीं पढ़ाया था, बस यही पॉलीमराइजेशन नया आया है अभी मार्केट में। मोनोमर क्या होता है, सिंगल यूनिट। मोनो मतलब होता है सिंगल, मर मतलब होता है यूनिट, और पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि पॉली मतलब ढेर सारा, ठीक है, और यूनिट, मर मतलब यूनिट। तो मोनोमर और पॉलीमर होता क्या है, हम कहते हैं कि मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज मोनोमर। और उस सिंगल यूनिट को अगर हम बार बार ले लें, कई बार आप उस यूनिट को रखते हो और वो उसको आपस में अटैच कर देते हो, तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। एक देखो इसमें हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। हमने कहा इसके कितने मोल ले लिए जाए, हमने कहा इसके N ले लीजिए। आपको वैसे भी पता है 2N और N2 में अंतर पता है। 2N का मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम और N2 मतलब नाइट्रोजन के दोनों एटम बॉन्डेड फॉर्म में है, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर फेज में होंगे तो N2 कहलाएंगे। और अगर 2N की बात करें तो मॉलिक्यूलर फेज में नहीं है, वह अपने एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फेज में होने का मतलब बॉन्डिंग कंडीशन में होंगे तो N2 कहलाएंगे, और अगर नॉन बॉन्डेड है, केवल एटॉमिक फॉर्म में है, तो वो 2N लिखे जाते हैं। ये देखिए नॉन बॉन्डेड है, यानी कि हमने एथीन के N मॉलिक्यूल लिया, और एथीन के N मॉलिक्यूल लेने के बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इसको रख दिया। हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जब हम इसको रखते हैं तो क्या होता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है ना। अच्छा, टेम्परेचर भी हाई रखे हैं, प्रेशर भी हाई रखे हैं, हाँ इसलिए रखे हैं ना कि एक ही बॉन्ड टूटे। जैसे कभी कभी घर में या टीचर कभी कोई होता है ना ऐसा जो मारता है लेकिन रोने नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर दे दिया गया, बॉन्ड टूट गया है ना, लेकिन रोने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना ही ज्यादा प्रेशर है, यानी कि नीचे से बॉन्ड लगाएं, इतना ज्यादा हीट कर दिए हैं कि बॉन्ड टूट गया, लेकिन पूरी तरह से बॉन्ड नहीं टूट रहा है। वही कहते हैं कि कहता है ना, कभी कोई कहता है कि इतना मारेंगे कि रो ही नहीं देंगे। इसका मतलब मारेंगे बहुत, रोने नहीं देंगे। इसका मतलब हमारे केमिस्ट्री से ही ये शब्द आया, कहीं नया नहीं आया है। केमिस्ट्री ने लोगों ने समझाया कि अगर ज़्यादा आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे और प्रेशर नहीं होगा ना तो बॉन्ड सदा के लिए टूट जाएगा, कार्बन कार्बन से सदा के लिए जुदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना, जितना बॉन्ड अभी टेम्परेचर जितना देते हैं उतना प्रेशर भी लगाए रहते हैं, कहीं पूरी तरह से टूट न जाए, है ना। तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात, हाई टेम्परेचर, है ना। इसीलिए देखो घर में कभी कोई मार पीट देता है, थोड़ी देर में मनाता है, भाई ये बिस्कुट खाइयो, तो वो क्या है, ये यही है और कुछ अलग चीज़ नहीं होती है, ठीक है। बिस्कुट खिलाया नहीं जाता, वो केवल ये बताया जाता है। अब चाहे आपके यहाँ बिस्किट कहते हो या बिस्कुट कहते हैं, हमारे यहाँ बिस्कुट ही कहते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होता है बेटा। अब क्या होगा, ये टूटेगा और ये इस प्रकार से होल N बना लेगा, यानी इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा और जुड़ता चला जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N का मतलब क्या है, CH2 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 एक दूसरे से जुड़ता चला गया। और अभी आपको मैं बता रहा हूं कि क्या आपने केमिस्ट्री को मजाक समझा था क्या? मजाक मत समझना, जितना झिल्ली पन्नी लेकर घूम रहे हो ना, ये सब केमिस्ट्री की देन है। एथीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तब पॉलीथीन बनती है, यानी कि जब हम एथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बेटा पॉलीथीन बनती है। तो अब मत गलती करना, ठीक है। तुम्हारे जितना भी जो कुछ तुम्हारे पास है सब केमिस्ट्री की देन है, यानी कि जिस पॉलीथीन पर आपको इतना नाज है, कूड़ा करकट फैला रहे हैं, वह पॉलीथीन कहाँ से पा रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री की देन है। इसका मतलब केमिस्ट्री केवल अच्छाई ही नहीं बताती,
बुराई भी है, लेकिन अब आप केमिस्ट्री थोड़ा ना कही थी पन्नी में भर भर के कूड़ा दूसरे घर के ऊपर फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। आप फेंकते हैं क्योंकि आप अपने घर की सफाई, यहाँ शहरों में तो बड़ी विडंबना है, यहाँ अपने घर का कूड़ा अपने ही सामने फेंक देते हैं, कहते हैं हमारे में थोड़ा ना उनके वाले में। ऐसे ही होता है, यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। ठीक है, ये देखिए डबल बॉन्ड CH2 N। अगर ये क्या लिया प्रोपीन, अब इसको हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रखेंगे तो क्या होगा बच्चे, अगर इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रखेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा ध्यान से समझना। अब समझना ये था कि ये CH है, ये CH2 होगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन यहां गया, इसका यहां गया, और ये जो CH3 जुड़ा है ये तो जुड़ा ही रहेगा। अब ये इसके और इसके यही बार बार आएगा और जुड़ता जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं CH3 और ये CH3 हो गया, और ये आपका जुड़ने वाला हो गया। यहाँ CH3 क्यों होगा, CH2 होगा, ये हो गया CH2 और ये आपका जुड़ने वाला हो गया, तो ये होल N कह देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीप्रोपीन। ठीक है, वह एथीन था तो पॉलीएथीन बना, और ये प्रोपीन था तो क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस रिपीटिंग यूनिट से यह पॉलीमर बनता है वह रिपीटिंग यूनिट क्या कहलाती है, मोनोमर कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी पॉलीमर बाय विच इट कैन बी ऑब्टेन्ड इज नोन एज मोनोमर। या आप ये कह सकते हैं सिंपल सी डिफिनेशन, रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ रिपीटिशन इज नोन एज पॉलीमर। यानी कि जो प्रोडक्ट रिपीटिंग यूनिट के रिपीटिशन के बाद ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और जो रिपीटिंग यूनिट है, जो रिपीट हो रही है, वह मोनोमर कहलाती है। यानी कि आप कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मोनोमर इज नोन एज पॉलीमर। कोई भी याद कर लो जो आपको अच्छा लगे। तो ये थी एथीन। पॉलीथीन का ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेटर समझाया जा चुका है। अब देखिए ये खत्म हो चुका है। ठीक है, एथीन का जितना भी पोर्शन था वो समाप्त हो गया। यानी कि अभी तक आप जितनी भी बात कर रहे थे वो कहाँ की बातचीत थी, एल्कीन की। और हम उम्मीद करते हैं कि एल्कीन का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो एल्कीन की ये वीडियो आपने देख ली है। अब हम लोग जल्द ही आजकल में ही एल्काइन पे बातचीत करेंगे। एल्काइन की क्लास के बारे में स्टार्टिंग होगी। कल शाम तक में आपको एल्काइन का भी वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप करेंगे भी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।